दुबक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। दुबक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी पुलिस के दौरान, उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल एसपीज की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंक की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच पे हाजिर हूँ। अब आप पूछेंगे इन दो बाइक और इन सब पूरे घटनाक्रम में कहीं कोई चुनाव भी आता है क्या बीच में, या चुनाव बाद में आएंगे? चुनाव तो बाद में आएंगे, लेकिन हुजूर आता है, चुनाव आता है। और चुनाव का एक एंगल और भी है, और वो ये है, राशिद अल्वी साहब की बाइट है मेरे पास। और राशिद अल्वी साहब यानी कांग्रेस वरिष्ठ नेता, वो ये कहते हैं जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, या ऐसी घटनाएं रची जाती हैं। इसका इशारा उनकी तरफ, इस तरफ है। मैं बाइट की तरफ आऊंगा, लेकिन अब करता यूं हूं कि पहले मेहमान जो हैं हमारे, उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। आप मुझसे पूछेंगे कि परेशानियों का क्या सबब है, परेशानियों का क्या हाल है। तो अभी चर्चा उस पर गर्म नहीं है, नौकरियों पर, दामों पर, महंगाइयों पर, उस पर कोई चर्चा गर्म नहीं है। चर्चा अभी यही है। तो जो चर्चा है मैं उसकी तरफ मुखातिब होता हूं, और जो मेरे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर एच.एम. खान साहब बीएसपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद होंगे, थैंक यू सो मच। और शहजाद पूनावाला हमारे साथ दिख रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। शादाब चौहान मेरठ से हमारे साथ मुखातिब हैं, पीस पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले इस बात के लिए शादाब आपके पास आना चाहता हूं। जनाब, ये मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव से इसका क्यों संबंध है, और चुनाव से क्या, अगर आतंकवादी हैं और आतंकवादी पकड़े गए दो, और उसके बाद एक ऑपरेशन के जरिए पकड़े गए, और उसका जो अब मोडस ऑपरेंडी है, डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पे, यानी खुद अपने आप के हिसाब से पैसे भी खर्च करके सब काम कर रहे हैं, तो और वो साजिश है, तो इसमें इतनी सारी बातें क्यों आखिर? सबसे पहले 40 सेकंड शादाब चौहान आपका। जी प्रतीक जी, हमारी पार्टी का बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल स्टैंड है कि हम लोग हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे आतंकवाद साध्वी प्रज्ञा के फॉर्म में हो, नथुराम गोडसे की फॉर्म में, या अजमल कसाब की फॉर्म में हो, हम सब के खिलाफ हैं। सवाल ये पैदा होता है, जो टेरर मॉड्यूल बता करके नौजवानों को पकड़ा गया है, ये यूएपीए गया है, मैं ऐसे 50 एग्जाम्पल बता सकता हूं जहां पर 15-15, 20-20 साल बाद नौजवानों को, पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को उठाया जाता है और 20 साल बाद कोर्ट उनको बरी करता है। तो हम लोग ये मांग करते हैं, इस तरह के केसेस में एक परफेक्ट टाइम तय होना चाहिए कि 6 महीने या 1 साल के अंदर ये क्लैरिफाई हो, और जो एजेंसीज हैं उनको इस तरह की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, लखनऊ टेरर मॉड्यूल मामले में नसीरुद्दीन जो हैं, उनकी बीवी ने बताया कि मेरे घर में एक प्रेशर कुकर था जिसमें मैं खाना बनाती थी, वो अब तक रिक्शा चलाता था, बेचारा घर बना रहा था। तो जो दोनों लोगों पर जो इल्जाम है वो सरासर चुनाव से संबंधित प्रतीत होता है। एक शेर किसी ने कहा, क्या सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप मुल्क में तनाव है, जरा पता करो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यूपी पुलिस पर के एसएसपी ने कहा बीजेपी को लेकर कि बम लेकर आए थे बीजेपी के लोग, तो ध्यान भटकाने के लिए यह हो सकता है किया गया हो। निष्पक्ष जांच और न्याय शांति के हम पक्षधर हैं। सवाल यह पैदा होता है, जो एसएसपी साहब ने आरोप लगाए बीजेपी के लोगों पर बम के, वो बम कहां से आए थे, कौन लोग बम तैयार कर रहे थे, क्या उन बीजेपी के लोगों की बम की तहकीक की जाएगी, जांच की जाएगी। तीसरी चीज यह है कि चाहे ध्रुव सक्सेना हो या कोई भी आतंकवादी हो, हम आतंकवाद के खिलाफ थे,
हैं और रहेंगे, लेकिन शुक्रिया। आतंकवादियों को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया शादाब, आपका ओपनिंग रिमार्क मुझे मिला। मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आता हूं, मुखातिब होता हूं, लेकिन शहजाद पूनावाला हमारे साथ, माफ करिएगा, शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। 40 सेकंड शहजाद आपके, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अपनी बात करना चाहें तो वो कह सकते हैं। शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, वैसे तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता और हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, पर ये जो पर की राजनीति है ना, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। ये वही लोग हैं जो साध्वी प्रज्ञा को बिना कन्विक्शन के आतंकवादी घोषित कर देते हैं, हिंदू टेरर के बारे में अफवाह उड़ाकर उसको सब जगह प्रचलित कर देते हैं, पर जब इंडियन मुजाहिदीन हो या अल कायदा के आज ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं तो कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाटला हाउस के लिए इनके आंसू निकल आते हैं, आरएसएस की साजिश मानते हैं। 26/11 को ये तो अच्छा है तुकाराम ओमले जी ने पकड़ लिया था कसाब को, वरना तो ये हिंदू आतंक में ही इसको जोड़ देते। आज सवाल मेरा केवल इतना है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं। ये वही अखिलेश यादव और मायावती है जो आज भी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री इनकी सुरक्षा लेते हैं। वैसे तो अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं था, वैसे तो अखिलेश यादव को यह भी भरोसा नहीं था कि पुलवामा का जो हमला हुआ वो पाकिस्तान ने किया था, भारत ने नहीं किया था। रामगोपाल यादव के बयान आज भी मौजूद है। वैसे तो अखिलेश यादव को यह भी भरोसा नहीं था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वैसे तो अखिलेश यादव को यह भी भरोसा नहीं था कि बालाकोट पर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था आतंकियों को। तो भरोसा किस पर है अखिलेश यादव जी को और इनकी मंडली को? मैं आज सवाल इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि आज ये हमले हो जाते और ये 15 अगस्त को टारगेट कर रहे थे तो सवाल किस पर उठता? यही यूपी की पुलिस पर उठता। आज यूपी पुलिस के तमाम लोगों को आपको बुलाना चाहिए था प्रतीक जी, मुझे और शादाब को नहीं, और उनसे पूछना चाहिए था कि क्या होता है आपको महसूस, क्या आपके मनोबल पर चोट होती है कि नहीं होती है जब ये लोग आकर कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। सोचिए उस जवान के बारे में जो अखिलेश यादव के आगे और पीछे खड़ा है बंदूक लेकर, कि ताकि कोई आतंकवादी अखिलेश यादव को, और मैं खुदा ना खास्ता ऐसे कभी ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरी जान चली जाए, अखिलेश यादव सुरक्षित रहे, पर अगर वो एक जो खड़ा होगा सैनिक उनके आगे पीछे, वो क्या सोच रहा होगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री जिसके लिए मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, ये वो कहता है कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है। आतंक के सामने वोट बैंक की राजनीति और इस तरीके से शाहजाद, है, होती है, तो सवाल ये होता है कि राष्ट्रनीति पर राजनीति करने वाले लोग क्यों हैं? राइट शहजाद, आपकी बात थी। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक वेट करना पड़ेगा आपको, फ्यू सेकंड्स ओनली, मैं माफी के साथ कर रहा हूं। शादाब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मेहमान जोड़ने का बस इंतजार कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, जी शादाब। प्रतीक जी, शहजाद भाई जो सवाल कर रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा का नाम ले रहे हैं, बाकी अगर मैं साध्वी प्रज्ञा का नाम ले रहा हूं आपको परेशानी शहजाद भाई क्यों हो रही है? अगर मैं नथुराम गोडसे का नाम ले रहा हूं आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर मॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाह भारतीयों को मारने वालों का मैं नाम ले रहा हूं आपको परेशानी क्यों हो रही है? मैं ध्रुव सक्सेना का नाम ले रहा हूं, परेशानी क्यों? मैं आपको बताता हूं। मैं इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है कि जब कोई हिंदू आतंक का मामला आज तक देश में साबित नहीं हुआ है तो आपने 100 करोड़ हिंदुओं को आतंक के कटघरे में खड़ा कर दिया, पर जब हर हमले में, और इतने हमले हुए जिसमें, लेकिन शहजाद एक बात तो और भी पूछनी पड़ेगी, शहजाद एक बात पूछनी पड़ेगी, शहजाद एक बात पूछनी पड़ेगी, और वो बात शादाब की सही है। और ये कहते हैं कि आप किसी को डिटेन करें, अनिश्चितकालीन के लिए डिटेन करें, और 20 साल के बाद कहें कि वो गलती थी, तो किसी की जवानी अगर चली गई और ऐसे केसेस हैं तो फिर वो क्या जायज या गलत के कटघरे वाली बात नहीं आती? नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छा सवाल है प्रतीक जी, आज मुझे नहीं लगता कि यूपी की सरकार या यूपी की पुलिस ने किसी के बारे में यह कहा है कि ये लोग कन्विक्ट हो चुके हैं। आज कार्रवाई चल रही है, जब कार्रवाई चल रही है ना क्लीन चिट मिला है ना कन्विक्ट हुए हैं, तो सवाल कार्रवाई पर उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव? और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये वही अखिलेश यादव है जिसने गाजियाबाद के मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, जय श्री राम को घसीट कर ले आए। कौन सच साबित हुआ, यूपी पुलिस या अखिलेश यादव का नेता उमैद पहलवान या ये शादाब चौधरी जैसे जो लोग इसको ट्विटर पर वायरल कर रहे थे? मैं तो केवल इतना कहता हूं, जब कार्रवाई चलती है तो मनोबल पर हमला करने वाले सवाल उठाकर राष्ट्रनीति पर क्यों राजनीति की चोट करते हो? शादाब जवाब दीजिए, शादाब जवाब दीजिए, शादाब जवाब दीजिए, शादाब जवाब दीजिए कि बलि देते हो। जी शादाब जवाब। प्रतीक जी, क्या गाजियाबाद में उन बुजुर्ग पर जालिमों ने हमला नहीं किया?
हमने तो नहीं कहा कि कुछ धर्म जाति के हैं। कौन थे वो धर्म जालिम? जाति ढूंढ रहा है साध्वी प्रज्ञा। मैंने कहा मैं अजमल कसाब के भी खिलाफ हूं। वो जालिम का नाम क्या था बताइए? ISIS के जानवरों के भी खिलाफ हैं। और मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ISIS के जानवरों की ना कभी साथ दिया न कभी देगा। हम उनको मुसलमान ही नहीं मानते, वो हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल वो हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए, जिन उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया और देश आजाद करा, वो हमारे आइडियल हैं। ये याद रखिए, हम धर्म के नाम पर आतंकवाद को नहीं देखते। लेकिन आप ये बताइए उस आमिर की जिंदगी कौन लौटाएगा जो 15 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ? प्रतीक, मैं इसमें बस 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। प्रतीक, ये वही मंडली है जो आज तो ये सारे सुर लगा रही है, पर जब याकूब को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी तो इन्होंने कहा याकूब हालात का मारा। ये वही लोग हैं, ये वही मंडली है जो JNU में खड़े होकर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वाले नारे लगाती है। ये वही मंडली है जिसने कहा कि अफजल गुरु की किलिंग की गई। ये वही मंडली है जिसने हर बार आगे खोलता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर HM खान साहब BSP का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के, मैं आपका इंतजार कर रहा था और मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। और सबसे पहले आचार्य प्रमोद जी, मैं ये सवाल रखता हूं, आपको भी लगता है जैसा कि राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है? क्योंकि चुनाव नजदीक है इससे वैसे पता चलता है कि ये जो आहट आ रही है आतंकियों वाली, ये ठीक चुनाव के पहले ही आती है, ऐसा आपको भी लगता है? आचार्य प्रमोद कृष्ण, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, व्यक्ति से परिवार बड़ा होता है, परिवार से पार्टी बड़ी होती है और पार्टी से देश बड़ा होता है। और देश पर जब कोई हमला होता है, देश का जब सवाल होता है, तो फिर ये सारी चीजें, सियासत, पॉलिटिक्स, फायदा, नफा, नुकसान, ये सब छोटे हो जाते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवादियों का सबसे बड़ा हमला झेला है। इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, उनके लाश के टुकड़े हम लोगों ने बीने, और देश ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है आतंकवाद से। सवाल उठता है कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उन पर जो समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उससे सहमत नहीं हूं और उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन चलो, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो कहा वो जाने। मैं ऐसा मानता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस पर भी बहुत सी बहस हो चुकी हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। प्रेम शुक्ला जी देखना कितने हमले करेंगे। राशिद अल्वी साहब के बयान से आप सहमत हैं? और जब जब यूपी का चुनाव होगा आतंकी पकड़े जाएंगे, जब जब चुनाव होता है इस तरह के मामले होते हैं। ऐसे मामले क्यों होते हैं, योगी जी से पूछिए। तो क्या राशिद अल्वी जी के बयान से आप सहमत? देखिए आचार्य, हाँ देखिए, राशिद अल्वी साहब ने जो बात कही है, मैंने उसको गौर से सुना। अब मैं एक सवाल ये कर रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ATS ने एक सूचना के आधार पर कुछ लोगों को पकड़ा जिनके संबंध पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन से बताए गए। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का, प्रोसीडिंग्स का। अगर वो निर्दोष होंगे तो कोर्ट उन्हें फैसला दे करके निर्दोष सिद्ध करेगा। ऐसे बहुत से आतंकवादी घटनाओं में लोग पकड़े गए हैं जिन्हें कोर्ट ने बरी किया है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या कोर्ट ने जिनको सजा दी है। तो हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर यकीन रखना चाहिए और उससे पहले कोई भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना स्पष्ट रूप से ये साफ मैं मानता हूँ। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मैं इस देश के साथ हूं। आचार्य जी, जो गलती बाटला हाउस में हुई उस गलती को फिर से दोबारा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है आपका? जो बाटला हाउस में हुआ उसको दोहराना नहीं चाहिए। नहीं, बाटला हाउस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उस पर भी क्यों जाऊं। मैं वर्तमान में जीना चाहता हूं। अतीत में बहुत सी चीजें ऐसी हुई, बीजेपी ने बहुत सी गलतियां की। नहीं, बाटला, सुनिए प्रतीक जी, बाटला हाउस में अगर कुछ हुआ है नहीं हुआ वो देश के सामने है। मैं तो आज ये कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसे संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, ATS ने पकड़े हैं, ये वक्त बताएगा, जुडिशियल सिस्टम हमारे देश का तय करेगा कि वो दोषी है या निर्दोष। हमें इंतजार करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। बाटला हाउस में भी बयान थे, बाटला हाउस में भी बयान पहले थे ऐसे कांग्रेस के, इसलिए मैंने कहा। दिग्विजय जी का, आपके मित्र हैं,
मैं ये जानना चाहता हूं। कांग्रेस के बयान नहीं थे, कांग्रेस के कुछ दिग्विजय नेताओं जी के बयान थे, कांग्रेस दिग्विजय के जी कुछ को- नेताओं उसको ने अपनी deny राय नहीं कर जाहिर सकते। की थी। कांग्रेस के नहीं सोनिया जी का भी देखिए- था। देखिए सुनिए, इस देश के अंदर सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं के, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो इनर डेमोक्रेसी है, कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी प्रेम का शुक्ला कभी जी। अभाव नहीं रहा। कांग्रेस में राइट, प्रत्येक प्रेम व्यक्ति शुक्ला आजाद जी, है अब बोलने आइए के लिए। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, नाउ योर 40 सेकंड्स। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है, अपने अपने बात रखने का हक है, और आचार्य जी ने अपनी बात रखी। लेकिन मैं तारिक अनवर साहब की एक बात को यहां पे लिख देता हूं, बीजेपी चीज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, सपा के मित्रों से और अन्य सेकुलर दलों के मित्रों से कि यदि चुनाव के पहले कोई भी तरह की आतंकवादी घटना हो तो उसको आतंकवादी घटना न माना जाए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जो 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी, सिर्फ 6 माह चुनाव को बाकी थे, तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या को आतंकवादी घटना न माना जाए? श्री राजीव गांधी की हत्या तो चुनाव के दौरान ही हो गई आतंकवादी घटना में, तो क्या उस घटना को आतंकवादी घटना न माना जाए? इसके अतिरिक्त आप 1993 का जो है सीरियल विस्फोट हुआ, तो क्या चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाए? 2009 में चुनाव होने थे, 2008 में 26/11 हो गया, सिर्फ 6 माह बाकी थे चुनाव को, क्योंकि मई 2009 में चुनाव होने थे, अप्रैल मई 2000, तो इसलिए 2026/11 की घटना को आतंकवादी घटना ना माना जाए, बल्कि उसको यह मान लिया जाए कि पुलिस ने खुद आतंकवादी हमले करवा लिए थे। तो इस तरह के निष्कर्षों को निकालने के पहले कृपा करके घटनाक्रमों का विश्लेषण कर लीजिए। आतंकवादी घटनाएं इस देश में 1980 से लेकर 2019 तक लगातार होती रही हैं, और उन आतंकवादी घटनाओं को आप कृपा करके किसी पर्व से, किसी चुनाव से न जोड़िए। अलग अलग आपको पता होगा 2004 से और 2012 के बीच में नई दिल्ली में 15 अगस्त और 26 जनवरी के पहले आरडीएक्स और विस्फोटक हमेशा पकड़े जाते थे। तो क्या इसलिए पकड़े जाते थे कि गणतंत्र दिवस नजदीक है? गणेशोत्सव के पहले जो है बारंबार मुंबई में आतंकवादी घटनाओं के मामले में आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो क्या इसलिए मान लेंगे गणेशोत्सव हो रहे हैं इसलिए आतंकवादी घटनाओं को ना पकड़ा जाए? तो पुलिस जब किसी आतंकवादी को पकड़ती है, किसी आतंकवादी घटना को बेनकाब करती है, तो पुलिस को कोर्ट में इस बात को इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन से सिद्ध करना पड़ता है कि यह व्यक्ति आतंकवादी है। जहां तक आपकी बात लगी 20-20 साल लग जाते हैं साहब। 12 मार्च 1993 को मुंबई में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुए, अबू सालेम के खिलाफ अभी तक कन्विक्शन नहीं आया है, लगभग 30 साल बीतने को हैं, 28वां साल चल रहा है। तो अब इसको क्या कहा जाए? 28 साल तक हमारी न्याय व्यवस्था अबू सालेम जैसे 12 मार्च 1993 के बम कांड के अभियुक्त का कन्विक्शन नहीं ला पाती। यह भी एक पक्ष है। नंबी नारायण जैसे साइंटिस्ट हैं, उनका पूरा जीवन बीत गया, उनको जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया, बाद में और निर्दोष रिहा कर दिया गया। इसका अर्थ ये नहीं कि कल कोई जासूसी में पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। डिबेट ओपन है। मैं खान साहब आता हूं आपके बाद। डिबेट ओपन है और रिस्पॉन्ड करेंगे प्रमोद कृष्ण जी। हाँ, देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को बहुत तसल्ली से सुन रहा था। मैंने तो बिल्कुल ये कहा ही नहीं कि अगर चुनाव से पहले आतंकवादी घटना होती है तो उसे आतंकवादी घटना ना माना जाए। मैंने तो पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जो बयान है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, आचार्य जी, मैं आप पर ओके प्रेम शुक्ला जी, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं राशिद अलवी पर कह रहा हूँ। नहीं, मैं प्रेम शुक्ला जी, नहीं ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला जी, बात ठीक है, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा वो कह दिया उन्होंने, पर मैं कहना चाहता हूं, जहां तक आपने कहा आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया, तो जिस अफजल गुरु की बात हुई है, हमले की बात हुई है, उनको फांसी देने का काम भी कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। याकूब मेनन को फांसी पर लटकाने का काम भी कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद से ना समझौता किया है और ना समझौता करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी कभी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुझे आप बताइए कि आतंकवादियों को शहीद बताने की जो पार्टी है महबूबा मुफ्ती, उससे समझौता तो भाजपा ने किया, तो क्या उस भाजपा की गलती के लिए आप जिम्मेदार हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आप नहीं जिम्मेदार हैं, उस समय के वहां का नेतृत्व जिम्मेदार है। ऐसे ही मैं राशिद अलवी साहब के बयान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर कुछ कहेगा तो उसकी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की होगी। जी, शहजाद पूनावाला जी, आ गया। डिबेट ओपन है जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं बस 30 सेकंड लेना चाहूंगा।
हाँ देखिए, आचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आचार्य जी मुझे ये बताएं, जब रणदीप सुरजेवाला ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी जब कहते हैं पुलवामा में सो कॉल्ड होम ग्रोन टेररिस्ट ने हमला किया था, तो सुरजेवाला ऑफिशियल है या नहीं है? जब बाटला हाउस के विषय में यह कहा जाता है सलमान खुर्शीद लॉ मिनिस्टर द्वारा कि सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी, मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं, बाटला के आतंकियों के लिए, क्या यह ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? जब राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहते ये खून की दलाली है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? जब राशिद अलवी और शकील अहमद कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूं लोकतंत्र होना चाहिए, पर लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का एजेंडा और यहां पर तुष्टीकरण के वायरस के चलते ऐसे बयानात दिए जाए जिसमें मोदी विरोध करते करते आप देश विरोध में उतर आओ। मैं चाहता हूं कि कभी तो कभी ये सुरजेवाला जी और ये बाकी के लोग आचार्य प्रमोद जी से ही एक बार चर्चा करके इन बातों को रखा करें, कम से कम देश की संत की बात सुनेंगे और ये आतंकवादी और पाकिस्तानी की जो स्क्रिप्ट आती है उसको छोड़ेंगे तो उनका ही भला होगा। पर आचार्य जी बताइए, सुरजेवाला ऑफिशियल है या नहीं? और अगर ऑफिशियल है तो कब सोनिया गांधी उन पर कार्रवाई करेगी? आज बोलिए, मन खोलकर बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण बोलिए। आचार्य जी देखिए शहजाद पूनावाला, आपके जो सवाल हैं, आपके जो हमले हैं वो बहुत तीखे हैं। ये बात पक्का है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं और उन्हें वो बात कहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने जो बयान दिया उसकी जिम्मेदारी उनकी है और उनका बयान कांग्रेस का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। लेकिन मैं जो अपनी बात कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आतंकवाद का सबसे ज्यादा हमला झेला है और कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद के साथ ना खड़ी थी, ना खड़ी है और ना खड़ी हो सकती है। ये मेरा बयान है, ये मैं कह रहा हूं और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर कोई किसी पार्टी का नेता अगर कोई बयान देता है, चाहे वो उसका अधिकृत प्रवक्ता है या नहीं है, तो उस बयान की जिम्मेदारी, ये बात पक्की है कि वो बयान पार्टी का माना जाता है। लेकिन मेरे भाई शहजाद पूनावाला, वो बयान देते वक्त उस नेता की, उस प्रवक्ता की मानसिक स्थिति क्या है, उस समय की सरकमस्टांसेस क्या है, उस समय की परिस्थितियां क्या हैं, मैंने तो उनका बयान नहीं सुना। मैं तो आप कह रहे हैं तो मान रहा हूं, लेकिन मैंने सुरजेवाला जी का ऐसा कोई बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने देश के खिलाफ बोला हो, आतंकवाद के पक्ष में बोला हो या किसी आतंकवादी का समर्थन किया हो। काटना चाहता आचार्य जी का अगर हो जाए तो मैं बात रखना चाहता हूं 10 सेकंड। सुरजेवाला जी का अगर आपके पास कोई ऐसा बयान हो जिसमें उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया हो, प्रतीक जी मैं बोल सकता हूं 10 सेकंड केवल किया हो, सुरजेवाला जी की बात चलाइए, मैं तब उस पर बात करूंगा। अभी मैं आपके कहने पर कैसे मान लूं? जी प्रतीक जी, मैं क्योंकि मैं बीच में मैं ये टोका टाकी वाली डिबेट नहीं चाहता, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, कोई नहीं बोल रहा बीच में, सारे लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। जी हाँ जी 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 केवल इतना कहना चाहता हूं प्रतीक जी, अगर रणदीप सुरजेवाला ऐसा बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, दिग्विजय सिंह बयान देते, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, सोनिया गांधी रोती है, राहुल गांधी ऐसे बयान देते और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सोच इस दिशा में है, मतलब कि तुष्टीकरण के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को हलाल कर दो, बलि कर दो। और आचार्य जैसे लोग जो है वो एक माइनॉरिटी है कांग्रेस पार्टी में, वो अपने व्यक्तिगत तौर पर तो यहां पर आकर बयान दे सकते हैं, पर पार्टी में किसकी बात और किसका नैरेटिव चलता है ये सामने है। और आचार्य जी मैं भी आपको कहूंगा कि अगर आपके लिए राष्ट्र बड़ा है, देश बड़ा है, तो छोड़िए इन लोगों का साथ जो देश के लिए, देश के सामने हर बार वोट बैंक को ऊपर रखते हैं, जो देश से पहले द्रोह को रखते हैं। आचार्य जी ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि महाभारत का युद्ध एकदम सजा हुआ है, अंत में पूछा जाता है कौन किसकी तरफ जाना चाहता है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक व्यक्ति जो है निकलता है कौरव से और पांडव की तरफ चला जाता है, एक व्यक्ति। तो बिल्कुल शहजाद पूनावाला ने वैसा ही सवाल आपसे कहा है, एकदम। जी जवाब देंगे? देखिए, एक तो शहजाद पूनावाला किसी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है क्योंकि वो इस पे बहुत बोल रहे थे। दूसरी बात, मुझे आमंत्रण देने से पहले ये तो सोचो कि मैं कांग्रेस पार्टी का जो समर्थक हूं, क्यों हूं? इसलिए हूं क्योंकि मैंने इस धरती पर इंदिरा गांधी की छाती से टपकता हुआ लहू गिरते देखा है, मैंने राजीव गांधी के लाश के टुकड़े देखे हैं, मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद में ललित माकन को खोया, हितेश्वर शैकिया को खोया, बेअंत सिंह को खोया और राजीव गांधी को खोया, इंदिरा गांधी को खोया। कितनी कुर्बानियां कांग्रेस ने दी हैं। तो मैं उस कांग्रेस के साथ आज भी खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा जो देश के लिए कुर्बानी देती है और देती आई है। वेरी वेल रिप्लाइड है या शहजाद? जी एक लाइन जी
राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े देखते मैंने भी देखा है, पर मुझे दुख ये होता है आचार्य जी कि आज राजीव के टुकड़े जिसकी पार्टी ने देखे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, और आचार्य जी को यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी नेतृत्व से पूछे कि तुम क्यों रोई बाटला हाउस के लिए, क्यों तुम्हारे आंसू नहीं निकले मोहन चंद शर्मा के लिए। और आचार्य जी, मैं किसी पार्टी में आपको दावत नहीं देता हूं, मैं आज भी देश का प्रवक्ता हूं, इसीलिए देश के संत को कहता हूं कि छोड़िए उन देशद्रोहियों का साथ और आइए देश के साथ खड़े होइए। कब तक वोट बैंक के चक्कर में आप देशद्रोहियों के लिए बचाव करते रहेंगे। आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या सेना का मनोबल, पुलिस का मनोबल ऊपर या वोट बैंक की मजबूरियां ऊपर? शहजाद पूनावाला, पूरी डिबेट में बहुत ध्यान से सुनता हूं। आज डिबेट में सबसे खास बात यह है कि सब लोग चुप बैठे रहे और एक एक करके बोले, लेकिन आप शहजाद एक जगह लाइन क्रॉस कर गए और वहां पे टोकना एंकर की जिम्मेदारी है। आपने कहा कब तक आप जी देशद्रोहियों के साथ रहेंगे। ये जहां पे आप लाइन क्रॉस करते हैं वो मुझे भी ऑब्जेक्शन है, एंकर की जिम्मेदारी है कि उसको बताना, उसको आचार्य जी यू विल स्पीक, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं डिबेट और बहुत ध्यान से देखता हूं, और अगर कहां कोई लाइन क्रॉस करता है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि उसको बताया जाए। ऑफ कोर्स शहजाद, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आचार्य जी बोलना चाहते हैं। आचार्य, मैं आपने मेरी बात को रख दिया। आपका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच प्रतीक जी, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही पार्टी कहा। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे फक्र है, मुझे गौरव है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जो कभी भी देशद्रोहियों का समर्थन नहीं करती, जो कभी भी आतंकवादियों का समर्थन नहीं करती, जिसने इस देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये गांधी से लेकर के और आज तक जितनी शहादत हुई है, शहजाद पूनावाला मुझे एक शहादत बताओ राष्ट्रीय स्तर पर जो किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता की हुई हो। इस देश के लिए सैकड़ों शहादत मैं गिना सकता हूं, इसलिए मैं आज कांग्रेस के साथ हूं और मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मैं सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी मानता हूं। जवाब दे, सुनो मेरे भाई, जवाब दीजिए वेरी क्विकली। खान साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, नाराज ना होइए खान साहब। शहजाद पूनावाला, लिसन टू मी, शहजाद लिसन टू मी, लेट मी फिनिश। शहजाद लिसन टू मी प्लीज, यू आर रुकेंगे तब आप मेरे छोटे, आप मुझसे छोटे हैं। शहजाद सुनो, किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी को अपने स्वार्थ में, अपने फायदे और नुकसान के लिए देशद्रोही कहना ये बिल्कुल गुनाह है, पाप है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं अपनी बात रख सकता हूं प्रतीक? बिल्कुल ठीक है प्रतीक, जिस पार्टी ने चाइना के साथ मिलकर करार किया गया हो, जिस पार्टी ने गलवान में हमारे भारतीय जवानों पे सवाल उठाए हो, जिस पार्टी ने सर्जिकल को सर्जिकल स्ट्राइक कहा हो, जिस पार्टी ने सेना के ऊपर यह आरोप लगाया हो कि वो खून की दलाली करती है, जिस पार्टी ने यह सवाल उठाए हो कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक नहीं आपने चील कौवे मारे, जिस पार्टी ने यह कह दिया हो कि देखिए ये जो भारत की सेना है उसने चाइना को जमीन दे दी है, उनको दे दी है, भेंट कर दी है, तो उस पार्टी के लिए क्या आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहेंगे? जिस पार्टी ने यह कहा हो कि बाटला हाउस में मरने वाले जो थे वो मासूम थे और इसलिए मेरे आंसू निकल रहे थे, उस पार्टी के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या उपाधि इस्तेमाल करना चाहेंगे? और आचार्य जी, मैं केवल आपसे इतना कहता हूं कि चलिए आपको अगर उनका साथ पसंद है तो साथ पसंद है, पर उनसे कहिए कम से कम रणदीप सुरजेवाला पर, राशिद अलवी पर, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे? कम से कम ये तो बताइए। कम से कम अपने जवाब देंगे। मैं खान साहब के पास जाना चाहता हूं, बोलने का, और शहादत तो इस देश में करोड़ों लोगों ने दी है। राइट सर, मैं खान साहब के पास आना चाहता हूं। 10 सेकंड दे दीजिएगा प्रतीक जी, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। पहली बात तो शहजाद पूनावाला, प्रतीक जी पहली बात तो यह है कि डिबेट का मुद्दा कुछ और था। शहजाद अपने इस पता नहीं कौन सा दर्द है उनके भीतर जो छलक रहा है, और रणदीप सुरजेवाला से उनका कुछ पता, मुझे तो पता नहीं उनकी कितनी नजदीकी मित्रता रही है और राशिद अलवी से कितनी नजदीकी मित्रता रही है, लेकिन शहजाद मियां ये बात दूसरी है। नहीं, सेना का दर्द शहजाद आचार्य त्यागी वाला के दिल में भी होगा। त्यागी जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि बात ये है, त्यागी जी बात ये है कि भारतीय मुसलमान मैं जरूर हूं, पर मैं अपने देश को ऊपर रखता हूं, और आप हिंदू एक साधु संत है, पर आप देश को नहीं, आपकी वोट बैंक की मजबूरियों को आगे रखते हैं। आचार्य त्यागी, ये आपकी दिक्कत है। एक शहजाद पूनावाला चाहे भारतीय मुसलमान और मियां क्यों ना हो, पर उसके लिए देश हित ज्यादा जरूरी है, राष्ट्रहित ज्यादा जरूरी है, और राष्ट्रहित के ऊपर कौम का हित नहीं होता। आपके लिए वोट बैंक की मजबूरियां ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आचार्य का टैग लगाने के बाद भी त्यागी जी, दिक्कत की बात है कि आप देश को नहीं, अपनी पार्टी और अपने परिवार के हित को आगे रख रहे हैं। यह दिक्कत है।
मैं शहजाद शहजाद पूनावाला जो व्यक्ति अपने परिवार से गद्दारी करता है, शहजाद पूनावाला जो अपनी पार्टी से गद्दारी करता है, और शहजाद पूनावाला आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा, परिवार से आप कह रहे हैं गद्दारी मैं मुसलमान करूं हूं, मैं मैं कब अपने कह रहा हूं देश कि से आप मुसलमान गद्दारी नहीं नहीं है? करता। मैंने कब कहा? मैंने देश मैंने की थाली कब में कहा? कभी छेद नहीं अरे किया। शहजाद मैंने सुन लो ना, देश का सुनो, नमक खाया आप और इतने देश बड़े का बड़े नमक अदा इतनी किया। बड़ी बड़ी बातें मैं आप कर रहे परिवार हैं। से शहजाद बेदखल हूं, पूनावाला देश जरा ने सुन मुझे लो, अपना लिया। अरे सुनने की मेरे जहमत देश गवारा ने करिएगा, शहजाद देश ने पूनावाला मुझे सुनने अपना की लिया। जहमत गवारा करिएगा, शहजाद पूनावाला सुनिए सुनिए, अरे देशभक्त शहजाद पूनावाला सुनिए, जरा सुनिए। आप इतने दिनों तक उस पार्टी में रहे, आपने उस पार्टी के साथ परिवार रहा, भक्त हैं। आपके संबंध मुझसे ज्यादा उस पार्टी में, आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को टेलीविजन पे इस तरह की बातें करके क्यों उजागर करना चाहते हैं? आपके शिकवे शिकायतें होंगे, लेकिन मैं आज भी कहना एक चाहता बात हूं, मैं कहना कांग्रेस चाहूंगा, कोई जी, पार्टी राइट, नहीं, राइट, देशभक्त पार्टी राइट, देश राइट, में राइट, और राइट, दूसरी राइट, कोई डिबेट पार्टी ओपन नहीं करता हूं, है। डिबेट और ओपन हम करता हूं, डंके की चोट पे डिबेट कांग्रेस ओपन के करता साथ हूं। थे, शहजाद कांग्रेस हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे, जी, डंके की चोट पे रहेंगे। शहजाद एक शहजाद बात मैं जरूर पूनावाला हम कहना कांग्रेस चाहूंगा, के साथ थे, हैं और शहजाद रहेंगे। शहजाद एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसको इंडिविजुअल लड़ाई मत बनाइए शहजाद। राइट आचार्य जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और एक बात मैं और कहना चाहूंगा शहजाद, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप आचार्य शब्द जुड़ जाता है, और भारतीय संस्कृति में जब शब्द आचार्य पहले जुड़ा हो, तो फिर व्यक्तिगत नाम से नहीं पुकारा करते। ये प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं। तो फिर ये योगी आदित्यनाथ को अजय बिष्ट क्यों कहते हैं? बिल्कुल तो गलत फिर है, शहजाद बिल्कुल पूनावाला गलत है, को मियां क्यों बिल्कुल कहते गलत हैं? है, सवाल ये बिल्कुल पैदा गलत होता है है। प्रतीक आप जी कि बेकार की पैमाने दो वाहियात नहीं हो बात करते हैं सकते। और शहजाद हाँ, मुझे पूनावाला। मेरे परिवार ने आप बेदखल बेकार किया, बात पर करते मैंने हैं। अपने मैंने देश की कभी योगी वफादारी आदित्यनाथ जी निभाई। को मुझे अजय परिवार बिष्ट की नहीं कोई कहा। चिंता नहीं, मैं देश के आप लिए बेकार वफादार की बात हूं। और करते ये हैं। लोग परिवार और की मैं भक्ति इस करते बात रहे, पर- इनको देश की सुनिए, चिंता नहीं है। सुनिए, शहजाद सुनिए, पूनावाला देश प्रतीक के लिए है, त्रिवेदी। परिवार के लिए कोई मायने नहीं प्रतीक रखता। त्रिवेदी, मैं इस शहजाद पूनावाला की इस नाफरमानी पर मैं प्रेम शुक्ला जी की टिप्पणी चाहता हूं। मैंने आज तक योगी आदित्यनाथ जी को अजय बिष्ट नहीं नहीं कहा। कहा, और शहजाद पूनावाला ने जिस तरह से बात की है, किसने मैं कहा चाहता हूं अजय कि प्रेम शुक्ला बिष्ट? इस पर ये अजय टिप्पणी बिष्ट करें का अपनी। शब्द जो है क्या वो कांग्रेस इससे पार्टी सहमत है इस्तेमाल या नहीं? करती है, सुष्मिता देव ने इस्तेमाल किया है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने इस्तेमाल किया है। भूल गए क्या आचार्य जी? या इससे भी पल्ला छुड़ाएंगे आप? मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, ऑफ कोर्स बड़ी प्रेम शुक्ला जी आएंगे, अभी तो प्रेम शुक्ला जी आएंगे। की बात कर रहे थे, मैं भारतीय संविधान की मैं बात कर रहे देखिए, थे, भारतीय आचार्य जी, सभ्यता की बात कर आचार्य रहे थे, जी, सनातन आचार्य धर्म की जी, बात कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स भूल गए। आचार्य जी, जब मैं कहता हूं कल का पीठाधीश्वर कहता हूं और आचार्य शब्द जोड़ता हूं, तो आचार्य शब्द का मतलब यह हो जाता है कि व्यक्तिगत नाम नहीं, वो पीठ के अधीश्वर हैं, वो उसके अधिष्ठाता, वो वहां के पीठाधीश्वर हैं। तो मैं व्यक्तिगत नाम नहीं होता। और यही बात योगी जी पे भी लागू होती है, जो जिन्होंने कहा, मैंने हमेशा विरोध किया, क्योंकि आचार्य जी ने प्रेम शुक्ला जी को नाम ले लिया। ये बड़े देशभक्त प्रवक्ता हैं, ये अपनी निजी लड़ाई में ये भी भूल गए, इस मर्यादा का उल्लंघन करना चाहते हैं। ये प्रेम शुक्ला जी, इन्हें हक किसने दिया इस मर्यादा का उल्लंघन करने का? कोई नहीं दे सकता जी। कोई नहीं दे अब सकता। अब आचार्य जी शांत हो जाए तो मैं बोलूं। जी प्रेम शुक्ला जी। हाँ, आचार्य जी शांत हो जाए तो बोलूं। जी देखिए, ये सत्य है कि किसी भी संत के पूर्वाश्रम का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ये परंपरा कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाली, जब उन्होंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ, जो गोरख पीठाधीश्वर के पीठाधीश हैं, गोरक्ष पीठ के, उनके बारे में उनका नाम अजय सिंह बिष्ट और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने लिया। तब आचार्य प्रमोद कृष्णम से अपेक्षा थी कि ये संत होने के नाते, नहीं वही कह रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम से अपेक्षा थी कि रणदीप सुरजेवाला और जो है सुष्मिता देव इस तरह के लोगों के विरुद्ध ये कहते कि मैं स्वयं आचार्य परंपरा से आता हूं, मैं स्वयं कल की पीठाधीश्वर हूं, मेरा नाम जिस तरह से पूर्वाश्रम का नाम नहीं लिया जा सकता, उसी तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ के पूर्वाश्रम का नाम लिए जाने की मैं निंदा करता हूं। लेकिन ये बात कभी आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की तरफ से नहीं आई, इस बात का भी मुझे खेद है। जी आचार्य जी, खान साहब अगर हो तो लाएं उनको स्क्रीन पर। जी प्रेम शुक्ला जी, आप बीजेपी के, आप मैं 10 सेकंड दीजिएगा प्रतीक जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ आप तो एक पत्रकार भी हैं, सामना के एडिटर रहे हैं। ये बात मैंने कही या नहीं कही, ये आपको कैसे पता? हो सकता है मैंने कही हो सकता है मैंने ये बात उठाई। नहीं, आपका कोई सार्वजनिक बयान नहीं है, मुझे लगता है कि आपका सार्वजनिक बयान नहीं है, मेरी दृष्टि में नहीं आया है। अगर आज आप कह रहे हो तो मैं स्वीकार लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, चलिए ठीक है, ओके, चलिए प्रेम शुक्ला जी, चलिए ठीक है। आप कांग्रेस का अगर किसी नेता ने किसी संत के ऊपर उंगली उठाई, तो क्या आपके सामने कोई कल की पीठाधीश्वर को इस तरह की बात करेगा, उसका खंडन आप नहीं करेंगे? क्या आपकी मर्यादा इसका अनुमति देती है कि शहजाद पूनावाला तत्काल कहा पूर्वाश्रम, मैंने तत्काल कहा, और आप मेरी पहली लाइन वही है, स्वीकृति प्रदान करें? मेरी पहली पंक्ति वही है,
मेरी पहली पंक्ति वही है कि पूर्व आश्रम का नाम नहीं लिया जाना योगी चाहिए। आपने मेरी आदित्यनाथ बात जी के नहीं विषय में नहीं, योगी पूर्व आदित्यनाथ आश्रम जी का के नाम विषय नहीं में लिया सुनिए। जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, ये आई मेरा एग्री विद यू। दोनों के मैं संदर्भ आभार में व्यक्त करता हूं, मैं धन्यवाद किसी भी अदा करता हूं संत का आपका, पूर्व मैं धन्यवाद, पूर्व ओके, मैं आश्रम का धन्यवाद नाम- अदा करता हूं। मेरी लेकिन पहली पंक्ति यही है। यहाँ से मेरी मैं पहली ऑर्डर- पंक्ति यही प्रेम है। शुक्ला जी और कल की पीठाधीश्वर आचार्य जी, मैं तो यहाँ पे, मैं तो एक पीठ पे बैठा हूं ना, जिस पीठ पे मैं बैठा हूं वहां से ऑर्डर तो मैं ही दे सकता हूं, इस समय तो मैं ही दे सकता हूं, यहाँ का वाइस चांसलर तो मैं ही हूं। और वो ये कि आचार्य का, ये बात सही है आचार्य जी की, और प्रेम शुक्ला जी जो आपने पहला वाक्य बोला था वो सच है कि नहीं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति की परंपराएं हैं, उसके मुताबिक नहीं लिया जा सकता पूर्व का नाम, और ये बात बिल्कुल सही है आचार्य जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कोशिश करेंगे एचएम खान साहब को मना के लाएं। खान साहब नाराज हो गए, बीएसपी के नेता हैं, हमारे जिले के हैं, कोशिश करेंगे, मना लूंगा मैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आता हूं। इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थी। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी शामिल है। बिहार के रोहतास में आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इटली ने यूरो कप का खिताब जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। यूपी के बरेली में खेत में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजस्थान के धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला हो गया। आरोप है कि ट्रांसफार्मर खोले जाने की सूचना पर ये टीम गांव पहुंची, तभी कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोदी कैबिनेट में शामिल हुई सभी महिला मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा में कुछ और ढील के साथ लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति दी गई है। असम के एक ठेकेदार से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार होने के आरोप में पुलिस ने बिहार के वैशाली से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ड्राइवर का काम करने वाला ये आरोपी ठेकेदार को चकमा देकर पैसे लेकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 85 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया है। लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हरदोई स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने तलाशी ली। संदिग्ध सवारी और उनके सामान की चेकिंग जो है की, ताकि किसी उनके अंदर कोई अनपेक्षित जो है चीज सामान को लेकर के आता ना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 देसी पिस्तौल भी जब्त कर ली है।
राजस्थान के नागौर में टैंकर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि टैंकर का ड्राइवर उसके केबिन में फंस गया। मौके पर जुटे लोगों ने काफी कोशिश के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई और मुंबई में रहकर काम करती थीं। जवानों ने इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थी। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी शामिल है। बिहार के रोहतास में आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इटली ने यूरो कप का खिताब जीता। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को विशेष ATS कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा। दोनों के पास से अयोध्या के राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों के नक्शे मिलने का दावा। लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर सियासी गरमाहट। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को ट्वीट कर पूछा, अखिलेश के लिए देश की सुरक्षा अहम या तुष्टीकरण की राजनीति? तो BSP और कांग्रेस ने गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़कर सरकार पर साधा निशाना। जयपुर के आमेर की पहाड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से 11 की मौत। तो यूपी के कई जिलों में भी आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 41 की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से अफरा तफरी। अचानक भारी बारिश से कई लोग फंसे, जबकि कई गाड़ियां बह गईं। राज्य में भारी बारिश से पैदा हुए हालात पर अमित शाह ने जयराम ठाकुर से हर संभव मदद के लिए कहा। के बाद हरदोई स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों में RPF और GRP के जवानों ने तलाशी ली। संदिग्ध सवारी और उनके सामान की चेकिंग जो है की, ताकि किसी उनके अंदर कोई अनपेक्षित जो है चीज वस्तु सामान को लेकर के आता ना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 देसी पिस्तौल भी जब्त कर ली है। राजस्थान के नागौर में टैंकर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि टैंकर का ड्राइवर उसके केबिन में फंस गया। मौके पर जुटे लोगों ने काफी कोशिश के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने का आरोप है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई और मुंबई में रहकर काम करती थीं। जवानों ने इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थीं। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी शामिल है। बिहार के रोहतास में आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इटली ने यूरो कप का खिताब जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। यूपी के बरेली में खेत में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजस्थान के धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला हो गया। आरोप है कि ट्रांसफार्मर खोले जाने की सूचना पर ये टीम गांव पहुंची, तभी कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोदी कैबिनेट में शामिल हुई सभी महिला मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा में कुछ और ढील के साथ लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति दी गई है। असम के एक ठेकेदार से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार होने के आरोप में पुलिस ने बिहार के वैशाली से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ड्राइवर का काम करने वाला ये आरोपी ठेकेदार को चकमा देकर पैसे लेकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 85 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया है। लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हरदोई स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने तलाशी ली। संदिग्ध सवारी और उनके सामान की चेकिंग जो है की, ताकि किसी उनके अंदर कोई अनपेक्षित जो है चीज वस्तु सामान को लेकर के आता ना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 देसी पिस्तौल भी जब्त कर ली है। राजस्थान के नागौर में टैंकर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि टैंकर का ड्राइवर उसके केबिन में फंस गया। मौके पर जुटे लोगों ने काफी कोशिश के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई और मुंबई में रहकर काम करती थीं। जवानों ने इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थीं। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी शामिल है। बिहार के रोहतास में आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इटली ने यूरो कप का खिताब जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। यूपी के बरेली में खेत में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजस्थान के धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला हो गया। आरोप है कि ट्रांसफार्मर खोले जाने की सूचना पर ये टीम गांव पहुंची, तभी कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोदी कैबिनेट में शामिल हुई सभी महिला मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा में 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुबह एक ही समय 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए रूप का सफल परीक्षण, घनी आबादी में भी छोटे लक्ष्य को भेदने में सक्षम। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी पर गंभीर आरोप, कहा खुफिया विभाग के जरिए कांग्रेस पर नजर रखी जा रही है। सवारी और उनके सामान की चेकिंग जो है की, ताकि किसी उनके अंदर कोई अनपेक्षित जो है चीज वस्तु सामान को लेकर के आता ना। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 देसी पिस्तौल भी जब्त कर ली है। राजस्थान के नागौर में टैंकर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि टैंकर का ड्राइवर उसके केबिन में फंस गया। मौके पर जुटे लोगों ने काफी कोशिश के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल ने 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई और मुंबई में रहकर काम करती थीं। जवानों ने इन महिलाओं को उस वक्त पकड़ा जब ये चोरी चुपके अपने गांव लौट रही थी। यूपी के आगरा में एक गोदाम में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग कुछ ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जबकि कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भारी नुकसान के बाद गांव वालों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं में उतरे पिता पुत्र की जहरीली गैस का रिसाव होने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में शराब बरामद करने का भी दावा किया है।
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड भी शामिल है। बिहार के रोहतास में आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इटली ने यूरो कप का खिताब जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। यूपी के बरेली में खेत में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजस्थान के धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला हो गया। आरोप है कि ट्रांसफार्मर खोले जाने की सूचना पर ये टीम गांव पहुंची, तभी कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोदी कैबिनेट में शामिल हुई सभी महिला मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा में कुछ और ढील के साथ लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा खोलने की अनुमति दी गई है। असम के एक ठेकेदार से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार होने के आरोप में पुलिस ने बिहार के वैशाली से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ड्राइवर का काम करने वाला ये आरोपी ठेकेदार को चकमा दे भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका हम एक बार फिर तारुफ करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर HM खान साहब BSP के नेता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। शादाब चौहान नेता पीस पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर HM खान साहब, मैं सीधे आप ही के पास, MH खान साहब मैं आप ही के पास आता हूँ। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आप हमारे ज़िले के हैं, उनको किसी तरह मना लाएंगे। नाराज़ हो गए थे तो मैं मना लाऊंगा, और मैंने आपको मना के वापस लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे बीच में आ गए। और आपकी मोहब्बत जो है वो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक ट्वीट यहाँ पे बहन मायावती जी का है, वो पढ़ देता हूँ। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? यही वो सवाल है जो लोग पूछ रहे थे। सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। मैं जानना चाहता हूँ खान साहब, बेचैनी किस बात की है? अगर गलत को गलत कहा जा रहा है और अगर गुनाहगार है तो उसको पकड़ा जा रहा है, तो बेचैनी जनता के बीच में क्यों? वो तो महसूस करेगी ना, अच्छा हुआ जो गुनाहगार है वो जेल के पीछे जाए ना। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए, डिबेट आपका जो है ये लखनऊ में जो 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं उन पे है, और बहन जी ने जो ट्वीट किया है बिल्कुल सही किया है। देखिए, आप 2 आतंकवादी कह देना तो अच्छा है, लेकिन अलकायदा से जोड़ के कहना कि ये अलकायदा का आतंकवादी है और ये इसके तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान सारे लोगों से जुड़ा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठते हैं, उत्तर प्रदेश में DGP बैठते हैं, उत्तर प्रदेश में पूरा मंत्रिमंडल बैठता है। ये अलकायदा का एजेंट, इसकी 2 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है, 3 मकान इसके बन जाते हैं, इनके थाना जो क्षेत्र आता है उसमें इन्फॉर्मर होते हैं और उन्होंने एक गैरेज भी चला रखा था, गैरेज भी पकड़े गए हैं, गैरेज में भी काम हो रहा था, और उसके बाद इनके कोई इन्फॉर्मर इनको पकड़ नहीं सका, कोई बता नहीं सका। तो ये क्या है? मतलब कहने का मतलब क्या है? दूसरी बात है कि अभी ADG साहब कह रहे थे कि वो कुछ नक्शे मिले हैं, राम जन्मभूमि के मिले हैं, फला यही क्या नाम है, ATS कह रही है कि जब हमने पहले आतंकी को पकड़ा तो उसने सारे कागज जला दिए। कहां से कागज आ गए भाई? कहां से नक्शे आ गए भाई? तो सवाल तो उठता है ना प्रतीक जी, सवाल उठता है कि इस तरह से आपने इतने दिन से अलकायदा अगर लखनऊ में आके अपना जड़ जमा रहा है तो ये सोचनीय विषय है, ये शर्म की विषय है, इस पे आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। जनता जब सुनती है कि आतंकवादी, तो जनता में घबराहट पैदा हो जाती है। आतंकवादी कुछ भी कर सकता है, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी धर्म को नहीं छोड़ेगा।
तो बहन जी का जो ट्वीट है बिल्कुल सही है। ये अफरा तफरी करने वाला ट्वीट का नाम है, काम किया गया है इस वक्त। अब इसके पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या सवाल था? क्या इनके पास मजबूरी थी? क्यों नहीं पकड़ा? थाने वाले क्यों नहीं टेस्ट कर पाए? एटीएस क्यों नहीं टेस्ट कर पाई? 15 दिन के अंदर सारा खेल बता रहे हैं हो गया, और 2 मंजिला मकान भी बन गया, 3 गैरेज भी चलने लगे, उसके पास गाड़ी भी थी, गाड़ी भी पकड़ी गई, यूनिवर्सिटी में जाती भी रही, उसका परिवार जाता भी रहा। खान साहब आप देख नहीं पा रहे क्योंकि अब तो डिबेट ऐसी होने लगी है टेक्नोलॉजी के जरिए कि एक दूसरे को लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे थे शहजाद पूनावाला हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। शहजाद पूनावाला है क्या? शहजाद पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ, ये कैसे खान साहब आप कह सकते हैं? क्या है शहजाद पूनावाला पैनलिस्ट हैं? खान साहब पैनलिस्ट कुछ नहीं, वो हंसने काम करेंगे ही, उनके पास क्या है? शहजाद पूनावाला हंसेंगे और क्या करेंगे? हंसेंगे, ताली बजाएंगे, ठोकेंगे, बीजेपी के ढोल बजाएंगे, और क्या करेंगे? जवाब दूं क्या? शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला है, क्या लेना देना भाई? यही शहजाद पूनावाला लखनऊ में आए थे, मेरे सामने डिबेट कर रहे थे जी न्यूज पर, तो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे रहते। ये शहजाद पूनावाला वही तो है शहजाद पूनावाला। अरे मैं इनकी हकीकत जानता हूँ। एक भाई इनके व्यक्तिगत नहीं खान साहब व्यक्तिगत नहीं खान साहब व्यक्तिगत लड़ाई यहीं तक बस, इसी जगह इसी रेखा में रोकिए, इसी रेखा में रखे। खान शहजाद पूनावाला प्लीज रिस्पॉन्ड। व्यक्तिगत नहीं, मेरी डिबेट में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। किस बात पर हंस रही है? बताइए किस बात? वो बताएंगे क्यों हंस रहे थे, बताइए बताइए। एक सेकंड आप प्रतीक जी, मेरा मौका है बोलने का। अगर ये बीच में चीखते रहेंगे तो देश की जनता समझ जाएगी कि ये सच को सामने नहीं आने देना चाहते। देखिए प्रतीक जी, भाजपा के समर्थन और बलबूते पर कौन कितनी बार मुख्यमंत्री बना और कौन किसका एजेंट बना ये बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये आतंकवादियों को छोड़ने वाला प्रॉमिस मैनिफेस्टो में डाला किसने था? आपके जो साथी रहे हैं समाजवादी पार्टी, उन पर एक शब्द नहीं कहेंगे। ये वो सवाल ये कभी उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार से नहीं पूछा कि 26/11 करने के लिए पाकिस्तान से 11 लोग 10 लोग यहां पर आ गए, वो कैसे आए? ये उन्होंने कभी सवाल पूछा नहीं है। आज ये सवाल पूछ रहे कि इनके अलकायदा के लिंक कैसे मिल गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये शर्लॉक होम्स है? क्या ये शर्लॉक होम्स है? इनको तो जय श्री राम गाजियाबाद के मामले में मिल गया था, पर आज अलकायदा के लिंक निकल कर आ रहे हैं। तो अलकायदा के प्रवक्ता एमएच खान क्यों बने हैं? एमएच खान साहब आज अलकायदा के प्रवक्ता क्यों बने हैं? देखिए अक्सर ये रूप बदल कर डिबेट में आते हैं, कभी बसपा के, कभी इधर के, कभी उधर के। आज अलकायदा के प्रवक्ता बनकर बुलाया है क्या प्रतीक जी इनको? ये ओसामा बिन लादेन के प्रवक्ता बनकर बुलाया है क्या इनको? बहरा मुझे पता है अलकायदा का नाम आकर आपको दर्द हुआ। अलकायदा के नाम से आपको दर्द हुआ। खान साहब मैं रोक रहा हूं। शहजाद खान साहब ने यह कहा कि आतंकवादी से सबको डर लगता है, कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई रिलीजन नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप अलकायदा का नाम क्यों से ले रहे हैं? उन्होंने कहा जांच चल रही है, अभी तो प्रोसीडिंग्स में है, प्रोसीड कर रही है ना। तो उनका यह कहना था कि आपने अलकायदा कैसे स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर दिया, इस बात पर उनको कहा। उन्होंने कहा आतंकवादी कोई हो, डर सबको लगता है। प्रतीक जी हाँ प्रतीक मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल प्रतीक, बाय द वे मैंने आपको मैसेज भी फॉरवर्ड किया है। 14 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट ने दी है। मतलब जो भी आरोप लगा रही है यूपी पुलिस, वो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई सच साबित होते हैं। पर खान साहब को अलकायदा के नाम से दर्द क्यों हुआ? ये तो बसपा के प्रवक्ता है। अगर ये कहते प्रेम शुक्ला जी कि बसपा का लिंक है तो मैं समझ में आता है। अलकायदा के बचाव में क्यों आए हैं आज? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एमएच खान बसपा के प्रवक्ता अलकायदा के बचाव में क्यों आ रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा। इसकी जांच होनी चाहिए कि बसपा के प्रवक्ता को अलकायदा के नाम आने से क्यों इतना दर्द हो रहा है। खान साहब ये क्या मजबूरी है आपकी? अब सुन लीजिए, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब खान साहब को मौका दीजिए, खान साहब को मौका दीजिए। खान साहब क्लैरिफाई करिए। देखिए मैं कह रहा करता हूँ शहजाद पूनावाला से कि मैं अलकायदा का समर्थक नहीं हूँ, मैं आतंकियों का विरोधी हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अलकायदा का नाम आने के बाद डरी हुई है, सहमी हुई है कि उत्तर प्रदेश में अब अलकायदा आ गया। तो उनको छोड़ दे। अफगानिस्तान में था, जो तो छोड़ दे। पाकिस्तान में था, तो मासूम बच्चे छोड़ दे उनको। ये कायदा अब लखनऊ में अलकायदा काम करेगा तो मासूम बच्चों की तरह छोड़ दे उनको। जब समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम आतंकियों को छोड़ देंगे, तब ये बसपा कहाँ थी? मैं आ रहा हूँ। जी प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड। जी राइट सर प्रेम शुक्ला जी। आदरणीय प्रतीक त्रिवेदी, बहुत अत्यंत मैंने किसी के बीच में कोई टोका टाकी कोई नहीं बोलेगा, संयम से कोई नहीं बोलेगा। शांतचित्त होकर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए अभी सुश्री मायावती और आदरणीय एमएच खान जी का जो तर्क है, ये तर्क है कि अलकायदा के ये लोग, इनकी बिल्डिंगें कैसे थी,
ये पहले क्यों नहीं पकड़ लिए गए, ये इमारतें कैसे बनाते रहे, कारोबार कैसे करते रहे, आज क्यों पकड़ लिए गए। साहब, टाइगर मेमन और याकूब मेमन 1993 के 12 मार्च 1993 के बमकांड के पहले वो मोहल्ला पीस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और टाइगर मेमन के पासपोर्ट के लिए पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने रिकमेंडेशन लेटर लिखा था। नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी था। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में एमएलए हुआ करता था, तो जब वो एमएलए था उस काल में उसको गिरफ्तार किया जा सकता था क्या आतंकवाद के चार्ज में? टाइगर मेमन जब उसको पासपोर्ट मुरली देवड़ा उसके लिए रिकमेंडेशन कर रहे थे, जब उसके खिलाफ कोई केस नहीं था, तो क्या उसको गिरफ्तार किया जा सकता था क्या? याकूब मेमन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट था और मोहल्ला पीस कमेटी का कांग्रेस की सरकार ने उसको सदस्य बनाया था शांति स्थापित करने के लिए, तो क्या उसको फिर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था कि आपने पहले क्यों बनाया? जब अपराधी का अपराध संज्ञान में आएगा, आतंकवादी का आतंकी षड्यंत्र संज्ञान में आएगा, उसका प्रमाण होगा, तब जाकर पुलिस कार्रवाई करती है या सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। ऐसे में इस तरह के प्रश्न न केवल बचाना है, खान साहब 10 सेकंड में शादाब में आता हूं। खान साहब को 10 सेकंड चाहिए, खान साहब को 10 सेकंड चाहिए। जी खान साहब प्लीज क्लैरिफाई। मैं शुक्ला जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि थाना जो होता है, आप भी गांव देहात से आए हैं त्रिवेदी जी, थाना होता है, उनके इन्फॉर्मर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो क्षेत्र में गतिविधियां होती हैं, इन्फॉर्मर आके सूचना देता है, उस पर कार्रवाई होती है। राइट। इन्फॉर्मर वहां उस थाने का इन्फॉर्मर ने सूचना क्यों नहीं दी और बिल्डिंग खड़ी हो गई और आपका क्या नाम है गैराज चलने लगा? कैसे हो रहा था ये? इसका मतलब जानबूझ के आपने 2022 का इलेक्शन आ रहा है, लाओ अब इनको पकड़ो, अब इनका लिंक जोड़ो, इनका ये करो, कागज जला दिया। कागज नक्शा कहां से आ गया भाई? कागज आप कह रहे हो कागज सब जला दिया। खान साहब का कहना है कि चुनाव है, खान साहब का कहना है चुनाव नजदीक आ गया, उससे ठीक पहले फोड़ा गया बम की तरह। उन्होंने कहा जी 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 बिल्कुल शादाब, मैं आ रहा हूँ शादाब, आ रहा हूँ शहजाद, बिल्कुल 10 सेकंड। जी जी शहजाद। यूपी की कोर्ट ने इनकी पुलिस रिमांड 14 दिन की दी है। क्या यूपी का कोर्ट भी चुनाव के लिए षड्यंत्र कर रहा है? सांप्रदायिक एंगल है यूपी के कोर्ट में भी, और ये जो तमाम बातें गिनवा रहे हैं तुष्टीकरण के चलते, क्या यूपी के कोर्ट ने क्या झूठे तौर पर उनको पुलिस रिमांड दिया है, या ये शर्लॉक होम्स है? ये शर्लॉक होम्स बन चुके हैं, अभी अल-कायदा के प्रवक्ता के बदले शर्लॉक होम्स बन गए। अभी तक बचा कैसे था वो? सवाल मेरा ये बचा कैसे था? साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी घोषित है, परंतु ये कोर्ट के द्वारा रिमांड में भेजे गए, तो इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनकी गंभीरता को नहीं मानेंगे। ये इनका दिल धड़क रहा है अल-कायदा के लिए। शहजाद दरअसल कारण ये है, मैं बताता हूं, कारण ये है कि जब आपकी विपक्षी पार्टी ये कहती है कि मुझे तो पुलिस पर, कोर्ट पे नहीं, वो पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, मुझे यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वही नहीं, ये आपने नहीं कहा, ये आपने नहीं कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, और आज पैनल में नहीं है वो। जी जी कोर्ट ने किसकी जांच पर भरोसा करते हुए पुलिस रिमांड दी? अगर कुछ तथ्य नहीं होते, एक सेकंड खान साहब एक एक करके बोलते हैं ना, खान साहब एक एक करके बोलते हैं। अगर कोर्ट को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं होता, उनकी दृष्टि भी विकृत होती अखिलेश जी की तरह, तो वो भी छोड़ देती ना इन मासूमों को, पर इन मासूमों को पुलिस रिमांड दी है, इन मासूमों की पुलिस रिमांड मिली है, तो मतलब कोर्ट पुलिस पर भरोसा करती है। आपको भरोसा किस पर है? आपको भरोसा अल-कायदा पर है? मैं देखिए, आपको भरोसा अल-कायदा पर है? आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए तो कहिए हम स्वागत करते हैं, आतंकवाद के प्रहार पर हम स्वागत करते हैं, इतना बोलिए ना खान साहब। आप जैसे लोग अल-कायदा के साथी हो, आप कहिए कि आतंकवाद पर चोट करिए योगी जी, हम साथ में हैं आपके। लोग अगर खून खराबा करते हैं तो इस्लाम से खारिज हैं वो। नहीं, मैं खान साहब मैं बिल्कुल, खान साहब मैं आपकी बात को तस्दीक करता हूं, आपकी बात को कहता हूं कि नहीं खान साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं उनको अल-कायदा से आपका क्या संबंध? बिल्कुल ही आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यही बात रखी जानी चाहिए, और इसको बात दमदारी और ठोक के कहनी चाहिए। यहाँ आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कहां से किसी आतंकवादी संगठन से आपका कोई संबंध? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात कह दिया। शादाब चौहान बहुत देर से बैठे हुए थे, बहुत देर से हाथ उठा रहे। शादाब चौहान जी। प्रतीक जी, लखनऊ के इस केस के कंटेक्स्ट में मैं बात कहूंगा कि ये कुछ नया कुछ भी नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो,
नौजवानों को पकड़ा जाना और 20 साल बाद उनके बरी हो जाना, आमिर का केस, मुफ्ती साहब का केस, ऐसे बहुत से केस हैं। और दूसरी तरफ डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिन पर आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट ही फाइल नहीं की, उसके बाद वो रिहा हो गए। दूसरे केसेस में पहले ही दिन उनको और उनके पूरे वर्ग को आतंकवादी बता दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक कन्विक्शन पीरियड क्यों नहीं तय कर दिया जाता? कन्विक्शन पीरियड तय कर दिया जाए कि उस पीरियड के अंदर यह तय हो जाए कि ये अगर आरोपी है, वाकई आतंकवादी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो उसके 20-20 साल उनके लाइफ के चले जाते हैं, उनका क्या होगा? अरे शहजाद भाई सुनिए, आपने तो किसी को ओसामा का प्रवक्ता बोल दिया। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप आईएसआई के प्रवक्ता हैं। आपकी हरकतें वैसी किसी को ओसामा बिन लादेन बोल रहे हैं, कभी आचार्य को कुछ बोल रहे हैं। आप खाली अपनी पर्सनल लड़ाई को टीवी पर लड़ रहे हैं। आपके अंदर ओपन डिबेट करने की हिम्मत नहीं। आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक सेकंड, व्यक्तिगत प्रतीक, मुझ पर क्योंकि सभी लोग व्यक्तिगत हमला करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, मैं कुछ जवाब दे दूं। प्रतीक जी बोलिए। जी प्रतीक, मैं अगर हाँ प्रतीक जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये कह रहे कन्विक्ट हो जाने देते, तो याकूब कन्विक्ट हुआ था, तब भी ये लोग कह रहे थे याकूब हालात का मारा, अफजल गुरु के लिए जेएनयू में खड़े हो गए थे ये लोग, तो कन्विक्शन के बाद भी कहां रुकते हैं? और मैंने अभी भी कहा, कोई सबूत है तो दीजिए। आपका दिल क्यों धड़क रहा है? अगर कोर्ट ने इसको प्राइमा फेसाई माना है कि आपका दिल क्यों धड़क रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए? आपका दिल गोडसे के लिए क्यों धड़क रहा है? न वर्दी पर भरोसा, आतंकियों के लिए क्यों धड़क रहा है आपका दिल? आपका दिल क्यों धड़क रहा है मासूमों की हत्या करने वालों पर? आपका दिल क्यों धड़कता है गोडसे पर? अरे कौन से मासूम हम तो हर आतंकवादी का कंडम करते हैं। अब मासूम कौन है? आतंकी मासूम हुआ जो 15 साल बाद बरी हो गए, कोर्ट ने बरी किया, उनकी जिंदगी कौन लौटाएगा? टीवी पर उनका चीरहरण किया जाता है। जी ये देखिए, ये क्या, ये देखिए शहजाद भाई, आंसू बहाने वाली मंडली आ चुकी है फिर से। चले गए मुझे तो लग रहा है बतौर राइट, मैं प्रेम जी, कौन सुनेगा? जब बाटला हाउस के लिए आंसू बहा रहे थे। जी प्रेम जी देखिए बच्चों की, जी मैं आ रहा प्रेम जी। देखिए आतंकवाद की रुदाली का भी आतंकवादियों के समर्थन में रुदाली की एक परंपरा प्रारंभ हुई है। याकूब मेमन के समय भी रुदाली की गई है, अफजल गुरु के समय रुदाली की गई है, अजमल कसाब जिसके बारे में सारे एविडेंसेस थे उस समय भी रुदाली की गई है। ये आतंकवाद पर रुदाली करने वाले मानवाधिकार जो निर्दोष मारे जाते हैं आतंकवादी घटनाओं में। प्रेम शुक्ला जी बताइए, साध्वी प्रज्ञा को टिकट किस क्वालिटी पर दिया? मारे गए हैं। अरे अभी वो कन्विक्ट कहाँ हुई? आप क्यों एक क्वालिटी बताइए साध्वी प्रज्ञा में कन्विक्टेड लोग के समर्थन में खड़े हैं ना। साध्वी प्रज्ञा को टिकट किस बुनियाद पर दिया गया? साध्वी होना ही काफी है। इसलिए क्यों बहुत अच्छी नागरिक है, उनको जनता ने समर्थन दिया, ठाकुर जो आतंकवाद की आरोपी है, जनता ने समर्थन दिया, दिग्विजय सिंह को हरा दिया। समर्थन क्यों? इस्लामी आतंकवाद के चीयरलीडर दिग्विजय सिंह को पूरी तरह हराया उन्होंने। वहां जिन्होंने वोट दिया साध्वी को, साध्वी को क्योंकि अब याकूब मेमन के तलवे चाटने वाले चिरकुट हैं। तलवे चाटने वाले जो चिरकुटों की मंडली है, रुदाली है, वो निश्चित तौर पर याकूब मेमन, शुक्ला जी आप गोडसे मेरे लिए अपराधी है, लेकिन याकूब मेमन आतंकवादी था। क्या बोलो? तेरी हिम्मत हो आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले रुदाली, थूक कर चाटने वाले रुदाली, ओसामा बिन लादेन के थूके को चाटने वाले अपराधी, तुम्हारी तरह के आतंकवादियों की रुदाली करने वाले भी ठीक है। गोडसे अपराधी था, उसको दंड दे दिया गया। गोडसे अपराधी था, उसको दंड दे दिया गया। गोडसे के समर्थन में कोई जो है मोर्चा नहीं निकला, लेकिन आतंकवादियों के समर्थन में आप जैसे रुदाली करने वाले, छाती पीटने वाले यजीद की औलादें निकलती है रुदाली करने। यजीद की औलादें गोडसे अपराधी था, उसको दंड हो गया। दंड हो गया। हम भी छतरी पर क्यों छातियां पीटती है बताएं? ईंट का जवाब पत्थर देना चाहते हैं की औलादें। शुक्ला जी जो आतंकी है वो आतंकी है। सत्य बोलनी चाहिए। यजीद की औलाद सत्य बोलिए। नहीं शुक्ला जी, तेरी औकात है तो बोल।
तुम्हारी अरे शादाब को आप चुप नहीं करा रहे, हैसियत वो क्या है? बकवास किए जा रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या अरे बिगाड़ सकते हो? यजीद की आवाज प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, नहीं शादाब आपको जवाब देता हूँ, शादाब मैं जवाब देता हूँ। क्यों रे आतंकवादियों की रुदाली कर रहा है तू? नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आप अरे तो वो पत्रकार आतंकवादियों हैं। की वकालत कर प्रेम शुक्ला जी, ये नहीं, औलादे शब्द ठीक नहीं है। तेरी मेरा औकात क्या नागरिक है? औरत है, अरे इस आपको यजीद मेरा के नाम पता कपड़े तो उतारना क्या मेरा दो? कर्तव्य बात है। करके चिल्ला नहीं, रहे इस हैं यजीद तुम। को कपड़े उतारना क्षत्रिय मेरा की धर्म औलाद है। बनने वाला नहीं है इस मेरे से। यजीद के कपड़े नहीं प्रेम उतारना शुक्ला मेरा जी धर्म है। गलत है, इस प्रेम शुक्ला जी यजीद की गलत औकात है। है, इस यजीद को देखो। तुम्हारी हैसियत क्या है? अदब अरे अदब शादाब अदब से बात होनी गलत चाहिए। नहीं है। प्रतीक जी, आप इस शादाब की भाषा सुन रहे हैं, इस शादाब की भाषा सुन रहे हैं आप, और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये आपकी स्थिति है। शुक्ला जी, मेरी स्थिति मत बताइए, शुक्ला जी मेरी स्थिति मत बताइए। हम शांत शुक्ला कौन सी जी भाषा का प्रयोग कर मैं रहे हो? जानता हूँ, मुझे किस मालूम भाषा है, का प्रयोग मैं कर रहे हैं पत्रकार ये हूँ, चीजें? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मैं क्या होता हूँ। ये यजीद, शुक्ला ये जी, यजीद कौन सी शुक्ला भाषा का जी, प्रयोग कर रहा है? शुक्ला जी आप बहुत बहुत निंदनीय अदब काम के कर रहे हैं, साथ प्रतीक त्रिवेदी। तलवे चाटना, ये शब्द आप का जो मुझे अल्फाज कौन सी की औलाद कह है, ये रहे हैं? अल्फाज ये अच्छे हरामखोर। नहीं देते शुक्ला जी। इसके लिए नहीं मुझे कहना शुक्ला जी अधिकार है। डिक्टेट मत करिए, टर्म्स डिक्टेट मत करिए। ये जो अदब है, जो अदब है उसमें यजीद की औलाद है, इस यजीद की औलाद है, को ये शब्द यजीद क्या की है? औलाद कहना शुक्ला जी ये मेरा कौन से हक शब्द है। हैं, ये कौन से अल्फाज ये हैं? यजीद की औलाद है। ऑडियो डाउन। एक बात सुनिए, जब तक प्रेम के बीज नहीं बोए जाएंगे, प्रेम, मेरी बात सुन लीजिए, आपको गलत लगे तो आप कह दीजिएगा, प्रेम के बीज नहीं बोए जाएंगे तब तक चीजें फल बढ़िया नहीं आएंगे। और औलादें, ये यजीद की औलादें हैं, ये शब्द अच्छे नहीं हुए और सुनते हैं लोग तो टेलीविजन पे खराब लगता है। इस बात को सोचना चाहिए। मैं आपसे विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आप पत्रकार रहे हैं, अब आप बोलिए अब प्रेम शुक्ला अगर जी। मुझे गॉडसे से जोड़ेगा तो मैं उसको यजीद की औलाद कहूंगा। मेरा हक गोडसे से बिल्कुल नहीं, शादाब ने नहीं बोला, शादाब ने नहीं बोला गोडसे से। शादाब ने नहीं बोला बोला उसने, फिर आपने नहीं सुना बोला मैंने। आप अपने कान को ठीक कर लीजिए। मैं आप कान, सुनते मेरे नहीं कान भी ठीक है, मेरा दिमाग भी ठीक है। गॉडसे समर्थक वो कहा मेरे उसने। कान भी ठीक है, मेरे दिमाग भी ठीक है। गॉडसे शुक्ला जी, समर्थक ठीक है। दोनों चीजें ठीक है, उसने दोनों गॉडसे- चीजें दुरुस्त है, वो मुझे दोनों गॉडसे- चीजें वो दुरुस्त है। मुझे- उसने कूल डाउन आप- शुक्ला जी, आप rewind कर लीजिए, शुक्ला जी, मुझे कूल डाउन, सुनती है। कूल डाउन। उसने मुझे गॉडसे से विनम्रता जोड़ा। के साथ, उसने मुझे शुक्ला जी गॉडसे से विनम्रता के जोड़ा। साथ, विनम्रता उसको के मैं साथ। यजीद कहूंगा। आप पत्रकार ये भी मेरा हैं, हक है, ये मेरा बैलेंस के अधिकार साथ है, बैलेंस ये रखना मेरी चाहिए, विनम्रता का ये आपा नहीं पक्ष। खोना चाहिए। जी शादाब, नहीं, मैं बैलेंस शादाब, बात कर रहा हूँ। शादाब मैं जी, बैलेंस बात शुक्ला कर- जी आराम से, शुक्ला जी, प्रतीक शुक्ला जी, मैं शादाब। प्रतीक जी, मैं उस भाषा में विश्वास करता हूं कि वार्तालाप होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से शुक्ला जी ने भाषा का इस्तेमाल किया, और मैं कह रहा हूं शब्दों आप का मेरे से प्रयोग। डिसएग्री करिए। नहीं, और शब्दों शुक्ला जी, का अगर आप प्रयोग मुझे प्रारंभ मारना किया। चाहते हैं बताइए कहाँ इस है। पार्टी अगर का आप ये नहीं, अरे शादाब ये टेलीविजन है, अरे शादाब प्रेम की टेलीविजन है। बकवास की, आप शब्दों का प्रयोग किया। शादाब शब्दों का प्रयोग किया। टेलीविजन में शुक्ला जी, कहाँ मारना शब्दों चाहते का हैं, ये क्या है? प्रयोग बिल्कुल शादाब आराम से, होगा। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, शादाब आराम से, इंजीनियर हैं आप, शादाब आप इंजीनियर हैं, वो वैसे ना का मारना है तो क्या, ये क्या है? ये नहीं, ऐसा नहीं, बहुत 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 विनम्रता के साथ मैं सबसे पैनल पे सबसे कहता हूँ, बैलेंस रखिए। मैंने शुक्ला जी को सिर्फ जवान ही बार-बार नहीं, मैं प्रेम और से जब बात तक कर दिमाग दुरुस्त मैं नहीं प्रेम होगा से जवान बात अच्छी कर नहीं आप निकलेगी। वीर सावरकर का जब तक अपमान दिमाग किया नहीं दुरुस्त बैठकर होगा जवान अच्छी निकलेगी ही नहीं। और मैंने कहा कि अच्छे प्रेम के बीज ही बोने पड़ेंगे, तभी चीजें अच्छी होंगी। आज अभी बस सिर्फ इतना, और अब वक्त है जो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, अमीश देवगन जी के साथ, और देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू।